हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एमपीएलआरस की, और लास्ट हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर नंबर 7 में हमारे दो सेक्शंस रह गए थे। उसके बाद के सारे जो है वो रिपील हो चुके हैं, तो वो दो सेक्शंस को भी मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। उसके बाद हम चैप्टर 8 भी रिपील हो चुका है, चैप्टर 9 से पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर 7 में सेक्शन नंबर 76 रह गया था। सेक्शन नंबर 76 है पावर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर टू बी एक्सरसाइज बाय कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर एंड तहसीलदार इन एरिया नॉट अंडर लैंड सर्वे। तो जब हमने देखा कि जो कोई भी एरिया होता है, अगर लैंड सर्वे में है तो उसकी पावर ये सब एल्टर वगैरह करने की कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो वो तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डिप्यूटी सर्वे ऑफिसर या असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एरिया ऐसा है जो लैंड सर्वे में नहीं आ रहा, अभी मतलब सर्वे नहीं हो रहा जिस लैंड का, वहां पे क्या होता है, इन एनी एरिया नॉट अंडर लैंड सर्वे, जहाँ पे लैंड सर्वे नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कलेक्टर है या सब डिविजनल ऑफिसर है या तहसीलदार है, वो एक्सरसाइज कर सकता है पावर जो भी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की है, डिप्यूटी सर्विस ऑफिसर की है या असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर की है, जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड की गई है अंडर दिस चैप्टर में। और उनके रेस्पेक्टिव जुडिक्शन में, मतलब जो उनकी जुडिक्शन रहेगा, जहाँ पे मतलब वो अपॉइंटेड एज ए कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर या तहसीलदार, वहाँ पे वही पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर लास्ट सेक्शन है सेक्शन 77, तो वो है पावर टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रूल्स बना सकती है कैरी आउट करने के लिए लैंड सर्वे वगैरह जो भी है इस चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंगली कम होगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उसके बाद के सेक्शन सारे रिपील हैं, और फिर चैप्टर नंबर 8 भी रिपील है। चैप्टर नंबर 9 देख लीजिए। तो चैप्टर नंबर 9 है लैंड रिकॉर्ड। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 104 से। सेक्शन नंबर 104 है फॉर्मेशन ऑफ पटवारी हल्कास इन नॉन अर्बन एरियाज एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स इन अर्बन एरियाज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारी एंड नगर सर्वेक्षक। तो इसको समझाने से पहले मैं जनरल बता देता हूँ कि जो भी नॉन अर्बन एरियाज है वहाँ पे पटवारी हल्का बनाए जाते हैं, और वहाँ पे फिर पटवारी को अपॉइंट किया जाता है। और जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेक्टर्स बनाए जाते हैं अर्बन एरियाज में। और सेक्टर की बनाने के बाद वहाँ पे कौन अपॉइंट होता है, तो नगर सर्वेक्षक अपॉइंट होते हैं। तो जो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे हर एक तहसील के लिए और विलेज को अरेंज करेगा यहाँ पे पटवारी हल्का, मतलब जितने भी विलेजेस हैं उनको एक तहसील के अंदर उसमें हल्का पटवारी नाम मतलब यहाँ पे उसको बनाएगा कौन, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स। और जो अर्बन एरियाज है उनको यहाँ पे सेक्टर्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक बात और है कि किसी भी टाइम एट एनी टाइम ये एल्टर भी कर सकते हैं, लिमिट मतलब लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं कोई किसी भी पटवारी हल्कास की या सेक्टर्स की, या फिर वो क्रिएट भी कर सकते हैं नया पटवारी हल्कास या सेक्टर्स को, या फिर वो अबॉलिश कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं जो भी एग्जिस्टिंग पटवारी हल्कास या सेक्टर्स हैं। फिर जो कलेक्टर है वो यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं पटवारी को ईच पटवारी हल्का में, और नगर सर्वेक्षक को यहाँ पे ईच सेक्टर के लिए, जिससे वो यहाँ पे करेक्ट लैंड रिकॉर्ड्स बनाए और सच अदर ड्यूटीज वो परफॉर्म करे जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। फिर यहाँ पे टिल द फॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स इन अर्बन एरियाज। अब यहाँ पे क्या होता है कि तब तक अर्बन एरियाज में सेक्टर्स वगैरह फॉर्म होते हैं अंडर सबसेक्शन 1 में। तो जो भी विलेज है एग्जिस्टिंग जो भी है वहाँ पे इमीडिएटली जो पहले से था, मतलब ये लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट, मतलब एमपी लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2018 से पहले, तो उनको यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो पहले से था उनको यहाँ पे डीम टू बी अ सेक्टर मान लेंगे, और जो रिलेवेंट लैंड रिकॉर्ड्स हैं उस विलेज के वो यहाँ पे डीम टू बी लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ सच सेक्टर मान लिया जाएगा, कि वो सब मतलब जो पहले से थे उनको यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स सेक्टर के लिए मान लिया जाएगा। अब सेक्शन नंबर 105 फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स इन नॉन अर्बन एरियाज। तो नॉन अर्बन एरियाज के लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स वगैरह क्या होंगे, तो यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है वो अरेंज करेगा पटवारी हल्का कोई जो किसी तहसील में है, उनको यहाँ पे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर बना देगा सर्कल्स में। और किसी भी टाइम वो उनको अल्टर भी कर सकता है लिमिट्स को किसी भी सर्कल के, या फिर वो क्रिएट भी कर सकता है न्यू सर्कल्स को, या अबॉलिश भी कर सकता है। तो नॉन अर्बन एरियाज में क्या रहेगा, जो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे पटवारी हल्का को रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स के लिए अरेंज कर देगा। अब सेक्शन 106 है यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स इन नॉन अर्बन एरियाज। अब नॉन अर्बन एरियाज के लिए यहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स कौन होंगे, तो जो कलेक्टर है वो यहाँ पे अपॉइंट करेगा हर एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स के लिए एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को, और वो यहाँ पे सुपरवाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे लैंड रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब यहाँ पे जो अर्बन एरिया है यहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल के लिए यहाँ पे
रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, और उनकी क्या ड्यूटीज होती है, वो सुपरवाइज करते हैं यहाँ पे, और प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को परफॉर्म करते हैं, जो भी अदर ड्यूटीज हैं उनको प्रिस्क्राइब, तो वो यहाँ पे फॉलो अप करते हैं। फिर सेक्शन 107 है यहाँ पे मैप्स ऑफ विलेजेस, आबादी, ब्लॉक्स एंड सेक्टर्स। तो अब जितने भी विलेज हैं वहाँ पे उनका एक मैप बनाया जाएगा, जिसमें वो बाउंड्रीज वगैरह शो करेंगे हर एक सर्वे नंबर्स की, ब्लॉक नंबर्स की, और जिसमें यहाँ पे विलेज मैप बोला जाएगा। और जो मैप है यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा आबादी के लिए भी, जो शो करेगा यहाँ पे कि क्या ऑक्यूपाई किया गया है होल्डर के द्वारा, और जो एरिया जो यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं किए गए हैं उनके यहाँ पे सेपरेट प्लॉट नंबर दिए जाएंगे, और सच अदर पर्टिकुलर्स भी दिए जा सकते हैं जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, और उनको यहाँ पे हम आबादी मैप बोलेंगे। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पे है कि जो मैप है वो प्रिपेयर किया जाएगा फ्रॉम डाइवर्टेड लैंड शोइंग दैट एरिया ऑक्यूपाइड बाय होल्डर गिविंग सेपरेट प्लॉट नंबर। अब जो मैप है यहाँ पे वो प्रिपेयर किया जाएगा डाइवर्टेड लैंड्स को भी, जो भी ऑक्यूपाई किया गया है किसी भी होल्डर के द्वारा, और उसको यहाँ पे सेपरेट प्लॉट नंबर दिया जाएगा, और सच अदर पर्टिकुलर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसको हम यहाँ पे ब्लॉक मैप बोलेंगे। फिर लिखा है फॉर ईच अर्बन एरिया, जो भी अर्बन एरिया है तो उसका मैप जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, जो एरिया ऑक्यूपाई किया गया है किसी होल्डर के द्वारा, एन एरिया नॉट ऑक्यूपाइड गिविंग सेपरेट सर्वे नंबर। तो अब यहाँ पे वही हो रहा है कि जैसे कोई अर्बन एरिया है, वहां पे अगर किसी ने कुछ लैंड वगैरह ऑक्यूपाई करके रखा गया है, तो उसमें लैंड को शो करेंगे ऑक्यूपाइड बाय होल्डर है, और अगर यहाँ पे अगर ऑक्यूपाई नहीं किया गया है, तो उसको यहाँ पे सेपरेट सर्वे नंबर देंगे, ब्लॉक नंबर देंगे, प्लॉट नंबर देंगे, और अदर पर्टिकुलर्स देंगे जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड, उसको सेक्टर मैप बोलेंगे। और जो मैप यहाँ पे अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 है प्रिपेयर किए जाते हैं, उसको वो उस स्केल से प्रिपेयर किए जाते हैं एज वी प्रिस्क्राइब, तो उस स्केल पे प्रिपेयर किया जाएंगे जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड हो, मतलब ऑन सच स्केल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब है सेक्शन नंबर 108। तो सेक्शन नंबर 108 है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। तो जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो यहाँ पे इन अकॉर्डेंस होना चाहिए, जो भी रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं इस बिहाफ में, और वो प्रिपेयर किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा हर भी विलेज के लिए और सेक्टर्स के लिए और एवरी अर्बन एरियाज के लिए। और उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स ऑफ राइट होंगे, मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा सबसे पहले, और वो किस तरीके से होगा, तो वो हर एक विलेज के लिए किया जाता है, हर ईस्ट सेक्टर्स के लिए किया जाता है, और हर अर्बन एरियाज के लिए भी किया जाता है। और उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले होता है नेम ऑफ भूमि स्वामी की, कौन कौन भूमि स्वामी हैं, और उसके साथ साथ उसका सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर जो भी उनके पास हेल्ड किए गए हैं उनके द्वारा, और उसका पर्पस क्या होता है कि किस पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है, और स्टेटस क्या है उसका इरिगेशन का, अगर वो यहाँ पे लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड फॉर एग्रीकल्चर है, मतलब लैंड जो यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए अगर वो है, तो उसका स्टेटस ऑफ इरिगेशन क्या है, ये सभी लिखा जाता है। फिर जो नेम्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट लीजेस हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट लीजेस है तो उनके नेम्स लिखे जाते हैं, और जो क्लास ऑफ लीजेस हैं वो जो भी स्पेसिफाई की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके साथ साथ यहाँ पे सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर जो भी हेल्ड किया गया है उनके द्वारा वो लिखा जाता है, और जो भी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अगर और अगर वो स्टेटस क्या है उसकी इरीगेशन का, अगर वो यहाँ पे लैंड जो है वो अगर यूज हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए तो उसका स्टेटस क्या है। फिर उसके बाद नेम्स ऑफ ऑल पर्सन ऑक्यूपाइंग द आबादी ऑफ द विलेज। अब यहाँ पे जो कोई पर्सन है जो भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं आबादी ऑफ द विलेज को, किसी भी अर्बन एरिया को, तो जो भी पर्सन है यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं लैंड को, which was Awadi or village before the constitution of such urban areas as the case may be, along with the nature of their interest in land, the plot numbers held by them, and purpose for which the land is being used। तो यहाँ पे बस यही बात है कि जो भी पर्सन है यहाँ पे आबादी और विलेज के लिए अगर कोई ऑक्यूपाई करके कर रहे हैं, या फिर कोई अर्बन एरियाज है तो जहाँ पे भी और आबादी या किसी विलेज में जो भी कंस्टिट्यूट करती है, और तो अर्बन एरियाज में, तो उसमें क्या होगा कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा उसका, लैंड में जो भी है उसके पास वहाँ पे प्लॉट नंबर जो भी उसने हैड करके रखा है, या फिर जो पर्पस उसका क्या पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसका नेचर एंड एक्सटेंट होगा उसका, या फिर इंटरेस्ट का किसी भी लैंड में अगर उसको असाइन किया गया है या फिर उसको ग्रांट किया गया है किसी भी पर्सन को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो भी पर्सन ऑथराइज है यहाँ पे किसी इनेक्टमेंट और डायरेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें यहाँ पे वो लिखा जाएगा, साथ ही साथ उसका क्या लिखेंगे, नेचर एंड एक्सटेंट लिखेंगे उसके रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट का, उस पर्सन का, और कंडीशन से लाइबिलिटी लिखेंगे कुछ भी होगी, और फिर उसके बाद लैंड रेवेन्यू और लीज रेंट जो भी पेबल है सच पर्सन का, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और अदर पर्टिकुलर जो होंगे वो प्रिस्क्राइब वो यहाँ पे लिखी जाएगी।
तो क्या क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, सबसे पहले नेचर एंड एक्सटेंट यहाँ पे लिखा जाएगा उस पर्सन का, तो उसकी कंडीशन और लाइबिलिटीज क्या है। दूसरा लैंड रेवेन्यू क्या है, वो लीज वगैरह है, जो भी मतलब जो रेंट उसका पेबल है वो, या फिर कुछ अदर पर्टिकुलर वो प्रिस्क्राइब हो तो वो लिखे जाएंगे। फिर जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंशन है यहाँ पे सबसेक्शन 1 में वो प्रिपेयर किए जाएंगे ड्यूरिंग अ लैंड सर्वे वेन एवर द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन को डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंशन किए गए सबसेक्शन 1 में उसको प्रिपेयर किया जाएगा लैंड सर्वे के टाइम पे ही, और जब भी यहाँ पे या तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके डायरेक्ट करती है तब। अब सेक्शन 109 है एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब किसी को भी कुछ राइट्स मिल रहा है अगर किसी भी तरीके से किसी लैंड में, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एनी पर्सन लॉफुली एक्वायरिंग, कोई पर्सन यहाँ पे लॉफुली एक्वायर कर रहा है किसी राइट को और इंटरेस्ट को किसी लैंड में, तो वो रिपोर्ट करेगा उसकी एक्विजिशन को विद इन 6 मंथ, जब भी उसको वो राइट मिल रहा है, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड होगा। अब किसको करेगा, सबसे पहले टू पटवारी और एनी पर्सन ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले पटवारी को या जो भी पर्सन ऑथराइज किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको करेगा, या फिर तहसीलदार को करेगा अगर वो जो लैंड है वो सिचुएट किया करता है नॉन अर्बन एरियाज में। तो ये नॉन अर्बन एरियाज की कंडीशन हो गई। अब अर्बन एरियाज में क्या करेगा, नगर सर्वेक्षक को करेगा, या फिर जो पर्सन ऑथराइज है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको करेगा इस बिहाफ में, या फिर तहसीलदार को करेगा। तो ये हो गई अर्बन एरियाज के सिनेरियो में। तो अगर वो नॉन अर्बन एरिया है तो पटवारी को बता दो, या फिर जो पर्सन स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उसको, या तहसीलदार को बता दो। और नगर सर्वे, और अगर अर्बन एरिया से नगर सर्वेक्षक को बता दो, या स्टेट गवर्नमेंट के ऑथराइज पर्सन को बता दो, या तहसीलदार को बता दो। ये ऐसा होता है। फिर अगर कोई पर्सन है जो भी यहाँ पे एक्वायर कर रहा है वो राइट, वो यहाँ पे माइनर है और डिस्क्वालीफाइड है, तो उसकी जो गार्जियन है, मतलब जो, और या फिर कोई अदर पर्सन है जिसके यहाँ पे चार्ज में है वो प्रॉपर्टी, वो रिपोर्ट करेंगे पटवारी को, नगर सर्वेक्षक को, या फिर ऑथराइज पर्सन को, या फिर तहसीलदार को। अब एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है द राइट मेंशन डज नॉट इंक्लूड एन ईजमेंट और चार्ज नॉट अमाउंटिंग टू मॉर्गेज ऑफ एनी काइंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 100 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी राइट यहाँ पे मेंशन किया है उसमें ईजमेंट का कोई राइट नहीं है। अगर किसी को ईजमेंट का राइट मिल रहा है तो उसको ये राइट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई चार्ज ऐसा है जो मॉर्गेज नहीं है, जो सेक्शन 100 में डिफाइन है यहाँ पे, जो भी चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, तो उसको भी यहाँ पे इंटीमेशन मतलब इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। फिर जो पर्सन यहाँ पे जिसका यहाँ पे मॉर्गेज था और यहाँ पे वो रिडीम हो गया है या फिर पे ऑफ हो गया है, या फिर जो लीज है वो खत्म हो गई है, तो वो एक्वायर कर रहा है राइट को, तो वो विद इन द मीनिंग कहलाएगा इस सेक्शन में। मतलब कोई पर्सन है अगर उसने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई थी, अब वो प्रॉपर्टी वो रिडीम कर रहा है या पे ऑफ कर रहा है, मतलब वापस अपनी प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है लेने के बाद, मतलब पूरा लोन वगैरह चुकाने के बाद, तो या फिर उसकी जो लीज है वो खत्म हो रही है, तो उसको यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ राइट माना जाएगा इस सेक्शन में, तो उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। फिर जो इंटीमेशन इन राइटिंग जो भी है वो रिक्वायर्ड रहेगा, वो या किस तरीके से दिया जाएगा, तो मे बी गिवन आइदर थ्रू अ मैसेंजर। तो या तो किसी मैसेंजर के थ्रू भेज दिया जाएगा, या फिर हैंडेड ओवर किया जा सकता है उस पर्सन के द्वारा, मतलब इन पर्सन भी यहाँ पे जाके दे सकते हैं वो, या फिर वो सेंड कर सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, या फिर सच अदर मीन्स जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं उन मीन्स से वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 4 बताती है कि जो अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड है, उसमें यहाँ पे पर्सन जो है विद डिसेबिलिटी जो भी डिफाइंड है यहाँ पे क्लॉज 5 ऑफ सबसेक्शन 2 द राइट्स ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में वो यहाँ पे माने जाएंगे। फिर लिखा हुआ है व्हेन एनी डॉक्यूमेंट purporting टू क्रिएट असाइन extinguish एनी टाइटल और एनी चार्ज ऑन लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस और in respect of which a khasra has been prepared is registered under Indian Registration Act 1908, the registering officer shall intimation to Tehsildar having jurisdiction over the area and land is situated in form and at such time as may prescribe। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जो जिससे यहाँ पे किसी का राइट असाइन हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, किसी भी तरीके से भी यूज हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जिसमें यहाँ पे किसी खसरा वगैरह को यहाँ पे बनाया गया है, तो वो यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड है अंदर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तो वो यहाँ पे जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे इंटीमेट कर देगा तहसीलदार को, जिसके पास यहाँ पे जुडिक्शन होगी उस एरिया की, जहाँ पे भी वो लैंड सिचुएट करता है उस फॉर्म में उस प्रिस्क्राइब मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब है।
फिर कोई पर्सन है, अगर उसका राइट यहाँ पे इंटरेस्ट है, लाइबिलिटी है, उसको यहाँ पे एंटर किया जाना है चैप्टर में, तो वो यहाँ पे बाउंड होगा जब भी यहाँ पे रिक्विजिशन किया जाता है इन राइटिंग में, उस रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के द्वारा, नगर सर्वेक्षक के द्वारा या फिर पटवारी के द्वारा, और या फिर उनको कंपील किया जाता है, रिवाइज किया जाता है लैंड रिकॉर्ड्स और रजिस्टर को। तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उस पर्सन को, जिस पर्सन का यहाँ पे राइट्स और लाइबिलिटीज वगैरह यहाँ पे रिक्वायर जो भी है यहाँ पे एंटर होना है किसी भी रिकॉर्ड में, तो उस पर्सन से कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर ये पर्सन मांगते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर सर्वेक्षक, तो उस पर्सन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, जब भी यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर किया गया है। और और जो भी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मतलब, और जो भी इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट यहाँ पे करेक्ट कंपाइलेशन करने के लिए, यहाँ पे रिवीजन करने के लिए मांगी जाती है, जो भी उसके नॉलेज में है, उसके पोजीशन में है, उसकी पावर्स में है, उसको देना पड़ेगी। और जो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इंटीमेशन फर्निश्ड और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस शैल बी गिवन टू दैट टू द पर्सन। अब जो भी पर्सन है यहाँ पे, जो उसने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया है, तो उसको यहाँ पे रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस जो भी है उसके बारे में दी जाती है, कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो आपने फर्निश वगैरह किया है वो मिल गया है, उस पर्सन को दे दी जाती है सब बोल के। अब देखिए कोई पर्सन अगर निग्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे रिपोर्ट करने में जो भी रिक्वायर किया गया है सबसेक्शन 1 में, या फिर फर्निश करने में कोई भी इंफॉर्मेशन, या प्रोड्यूस करने में कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर किया गया है सबसेक्शन 3 में, जो भी पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है, तो फिर उसको यहाँ पे लायबल मानेंगे। और ये डिस्क्रिप्शन होगा तहसीलदार के ऊपर, मतलब ये तहसीलदार की डिस्क्रिप्शन होगी कि वो यहाँ पे पेनल्टी चाहे तो नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज भी लगा सकता है। मतलब किसी पर्सन को यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना था सबसेक्शन 3 में, या फिर कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह देने में नेग्लेक्ट कर रहा है सबसेक्शन 1 की, तो फिर ये तहसीलदार की डिस्क्रिप्शन होगी। अगर तहसीलदार चाहे तो यहाँ पे पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है, और पेनल्टी कितनी इम्पोज कर सकता है, तो 5000 रुपीज तक। फिर जो भी यहाँ पे रिपोर्ट है रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ एनी राइट्स इन दिस सेक्शन रिसीव्ड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 110, मतलब 110। तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है किसी भी तरीके की राइट की इस सेक्शन में रिसीव होती है किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, तो उसको यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 110 की तरह डील किया जाएगा। जो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 110 में दिए हुए हैं, अब 110 पढ़ लेते हैं। 110 की बात आ गई, तो सेक्शन 110 है म्यूटेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स इन लैंड रिकॉर्ड। तो जो भी पटवारी है, नगर सर्वेक्षक है, या पर्सन जो भी ऑथराइज किया गया अंडर सेक्शन 109 में, तो वो एंटर करेगा रजिस्टर को प्रिस्क्राइब पर्पस के लिए। मतलब जो भी यहाँ पे पटवारी हो गया, नगर सर्वेक्षक हो गया, जो भी पर्सन ऑथराइज है यहाँ पे सेक्शन 109 में, वो यहाँ पे उसके रजिस्टर में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उसमें यहाँ पे एवरी एक्विजिशन जो भी हुआ है किसी भी राइट का, जो भी रिपोर्ट किया गया है, उसको यहाँ पे सेक्शन 109 में, या फिर उसको नोटिस में आता है किसी अदर सोर्सेज में, उनको राइट डाउन करेगा, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, एंटर करेगा। फिर जो पटवारी, नगर सर्वेक्षक या पर्सन ऑथराइज है, वो यहाँ पे इंटीमेट करेगा तहसीलदार को, और जो भी रिपोर्ट जो भी यहाँ पे उसको है रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ राइट जो भी उसको रिसीव हुई है सबसेक्शन 1 में, और जो भी मैनर में प्रिस्क्राइब की गई है, वो विद इन 30 डेज में यहाँ पे उनको पटवारी मतलब तहसीलदार को बताएंगे। मतलब जो यहाँ पे पटवारी, नगर सर्वेक्षक है, जो पर्सन ऑथराइज है, वो यहाँ पे तहसीलदार को सारी रिपोर्ट्स वगैरह देंगे जो भी उनको मिली है सबसेक्शन 1 में, उस मैनर में, उस फॉर्म में, जैसे प्रिस्क्राइब है कितने दिन के अंदर, तो विद इन 30 डेज जब भी उनको यहाँ पे वो चीजें मिलती हैं। फिर जैसे यहाँ पे उनको यहाँ पे इंटीमेशन रिसीव होती है सेक्शन 109 में, तो वो जैसे यहाँ पे इंटीमेशन रिसीव होने के बाद जो भी एक्विजिशन से रिलेटेड है राइट और अदर सोर्सेज, तो तहसीलदार जो क्या करेंगे विद इन 15 डेज उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे केस उनके कोर्ट में, और वो नोटिस इशू कर देंगे जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, और अदर पर्सन जो भी हैं, और अथॉरिटीज हैं जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई हैं, उस फॉर्म में, उस मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब है। और फिर डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे नोटिस रिलेटेड टू प्रपोज म्यूटेशन। अब यहाँ पे प्रपोज म्यूटेशन जो हुआ है उसका यहाँ पे नोटिस वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा।
तो नोटिस ऑन बोर्ड ऑफ हिज ऑफिस, मतलब अपने नोटिस के बाहर जो, मतलब उसके जो बाहर जो उसके बोर्ड के नोटिस नोटिस बोर्ड होता है वहां पे भी डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। और पब्लिश कर देगा कंसर्न विलेज या फिर सेक्टर में जो भी मैनर है यहाँ पे प्रिस्क्राइब, मतलब जो भी जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होता है कि वो रजिस्टर कर लेता है अपने कोर्ट में एक केस, फिर यहाँ पे उसका नोटिस दे देता है ऑल जो पर्सन इंटरेस्टेड है या अदर पर्सन है, अथॉरिटीज हैं जो भी प्रिस्क्राइब की गई है उस फॉर्म में उस मैनर में। फिर उसके बाद वो डिस्प्ले कर देता है नोटिस प्रपोज म्यूटेशन का नोटिस बोर्ड में उसके ऑफिस के, और पब्लिश कर देता है कंसर्न विलेज में और सेक्टर्स में जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड है। फिर जो तहसीलदार है वो यहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, बीइंग हर्ड करने के बाद, उस पर्सन को, जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसमें, और आफ्टर मेकिंग फर्दर इंक्वायरी, और फर्दर इंक्वायरी करने के बाद जो भी उनको नेसेसरी लगता है वो यहाँ पे पास कर देंगे ऑर्डर रिलेटेड टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के ऑर्डर यहाँ पे पास कर देंगे विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, इन केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड मैटर। तो कोई भी अनडिस्प्यूटेड मैटर है, जहाँ पे कोई डिस्प्यूट हुए नहीं, तो जो तहसीलदार है वो यहाँ पे उन पर्सन को रीजनेबल, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो यहाँ पे 30 days के बाद म्यूटेशन ऑर्डर पास कर देंगे। और मतलब अगर वो अनडिस्प्यूटेड मैटर है, अब यहाँ पे विद इन 5 मंथ कर सकते हैं इन डिस्प्यूटेड मैटर। डिस्प्यूटेड मैटर की अगर हम बात करें तो 5 मंथ में कर सकते हैं। और यहाँ पे नेसेसरी एंट्री करेंगे इन विलेज खसराज में, सेक्टर खसरा में, एज द केस में भी, और अदर लैंड रिकॉर्ड्स में। अब जो तहसीलदार है वो यहाँ पे सप्लाई करेंगे सर्टिफाइड कॉपी उस ऑर्डर की जो भी पास की गई है सबसेक्शन 4 में, जो अभी ऊपर पास हुआ ना यहाँ पे। और अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे जो भी पार्टीज हैं उनको विद इन 30 days, जो भी मैनर यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है। ओनली देयर आफ्टर क्लोज द केस। तो यहाँ पे जो तहसीलदार है वो यहाँ पे जो भी ऑर्डर उन्होंने पास किया उसके बाद उसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो है, मतलब यहाँ पे जो अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देंगे। मतलब कॉपीज, सॉरी कॉपीज को यहाँ पे वो यहाँ पे, मतलब एंड द अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट द पार्टीज विद इन 30 days। 30 days के अंदर यहाँ पे वो अपडेटेड लैंड कॉपीज वगैरह देंगे, और फिर उसके बाद वो क्लोज कर देंगे उस केस को। अब क्या होता है कि अगर जो कॉपीज यहाँ पे रिक्वायर्ड थी उनको सबमिट करने के लिए, वो नॉट सप्लाइड जो विद इन पीरियड स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने जो कॉपीज उनको रिक्वायर्ड थी यहाँ पे सबमिट करनी थी, जो उन्होंने सबमिट नहीं की, सप्लाई नहीं की, मतलब विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में, तो जो तहसीलदार है उसको यहाँ पे रीजंस भी रिकॉर्ड करना पड़ेंगे, और उसके बाद उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा सब डिविजनल ऑफिसर को। मतलब किसी कारण से अगर वो यहाँ पे कॉपीज नहीं दे पाए हैं, उनको कॉपीज सप्लाई नहीं कर पाए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको करना थी, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, तहसीलदार को जो है, मतलब यहाँ पे वो तहसीलदार यहाँ पे वो रीजंस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, और उसकी रिपोर्ट सब डिविजनल ऑफिसर को दे देंगे। फिर लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 35, इससे फर्क नहीं पड़ता सेक्शन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है। नो केस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिसमिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टी एंड शैल बी डिस्पोज ऑन मेरिट्स। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 35 में कुछ भी लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी केस को यहाँ पे, इस सेक्शन के किसी भी केस को डिसमिस नहीं किया जाएगा केवल इस ग्राउंड पे कि पार्टी एब्सेंस थी, और हर एक केस को डिस्पोज किया जाएगा ऑन मेरिट पे। मतलब जो जिस तरीके से केस, मतलब ऑन मेरिट्स, मतलब जो सही लगता है, जो सही तरीका है, उस तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। फिर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं इस सेक्शन में वो कंप्लीट होगी कितने दिन में, विद इन 2 months इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्प्यूटेड केस। अगर कोई अनडिस्प्यूटेड केस है तो उसकी प्रोसीडिंग 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और एंड विद इन 6 months इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड केस। अब अगर डिस्प्यूटेड केस है तो उसका 6 month में कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। तभी वो केस रजिस्ट्रेशन रजिस्टर होता है, उसके टाइम पीरियड बता रहा है, मतलब जो केस जिस दिन से रजिस्टर हुआ अगर वो अनडिस्प्यूटेड है, 2 months के अंदर वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर वो डिस्प्यूटेड लैंड से रिलेटेड है तो 6 months में हो जाना चाहिए, डिस्प्यूटेड है अगर, मतलब सॉरी डिस्प्यूटेड केस है तो। और अगर वो प्रोसीडिंग यहाँ पे डिस्पोज नहीं होती स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो जो तहसीलदार है वो यहाँ पे रिपोर्ट करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग केसेस की कलेक्टर को, उस फॉर्म में और उस मैनर में प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब अब देखिए अगर इस टाइम पीरियड के अंदर तहसीलदार यहाँ पे उन केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहा, तो उसको यहाँ पे पेंडिंग केसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्टर को देना पड़ेगी उस फॉर्म में, उस मैनर में, जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड है। अब सेक्शन 111 है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि वो डिसाइड कर सकती है किसी भी डिस्प्यूट को to which the state government is not a party related to any right which is recorded in the record of rights।
तो अब यहाँ पे सिविल कोर्ट के पास भी जुडिक्शन है कि वहाँ पे डिसाइड कर सकती है किसी भी डिस्प्यूट को जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई पार्टी नहीं है और कोई भी ऐसा राइट है जिसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, तो इसके ऊपर यहाँ पे सिविल कोर्ट को भी जुडिक्शन होगी। अब सेक्शन 112 रिपील हो गया, सेक्शन 113 देख लेते हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो यहाँ पे जो करेक्टर है वो किसी भी टाइम करेक्ट कर सकता है या फिर करेक्ट करवा सकता है किसी भी क्लेरिकल एरर को या एरर जो भी है जिसमें किसी भी पार्टी का इंटरेस्ट है, और जो भी पार्टीज यहाँ पे एडमिट टू हैव बीन मेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, बस यहाँ पे बोल रही है जो भी प्रिपेयर किया गया अंडर सेक्शन 108। तो जो 108 में यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी क्लेरिकल एरर वगैरह है उसको यहाँ पे करेक्ट कर सकता है, करवा सकता है, या फिर जो पार्टीज इंटरेस्टेड है उन्होंने यहाँ पे अगर एडमिट किया है कुछ भी जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में यहाँ पे जो प्रिपेयर किए गए हैं उसको कुछ अगर है 108 में तो उनको यहाँ पे क्लेरिकल एरर्स को करेक्ट किया जा सकता है। अब सेक्शन 104 बता रहा है लैंड रिकॉर्ड। तो जो लैंड रिकॉर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं विलेज के लिए, एवरी विलेज के लिए, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले विलेज मैप, सबसे पहले विलेज का मैप, आबादी मैप, ब्लॉक मैप जो है वो बनाया था सेक्शन 107 में। फिर 108 में उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किया जाता है अंडर सेक्शन 108 जो हमने देख लिया। फिर विलेज खसरा और विलेज फील्ड बुक बनाई जाती है उस फॉर्म उस मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब है। फिर भू अधिकार पुस्तिका होती है सेक्शन 114 ए में, और जो भी डिटेल्स है अनऑक्यूपाइड लैंड से रिलेटेड सेक्शन 233 जैसे कि निस्तार पात्रक है सेक्शन 234 में, और वाजिब उल अर्थ है सेक्शन 242 में, और डिटेल्स है किसी भी डाइवर्टेड लैंड्स की एंड अदर रिकॉर्ड एज मे प्रिस्क्राइब्ड। तो कोई अदर रिकॉर्ड जो प्रिस्क्राइब्ड है तो वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। और अब फॉलोइंग रिकॉर्ड शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच सेक्टर्स इन एवरी अर्बन एरिया। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, नॉन अर्बन एरियाज में ये सब चीजें बनाई जाती हैं, मतलब एवरी विलेज। तो विलेज मतलब नॉन अर्बन एरियाज हो गया। अब हम अर्बन एरियाज में देखते हैं क्या क्या होता है। तो अर्बन एरियाज में भी यहाँ पे सेक्टर मैप बनता है 107 का। फिर रिकॉर्ड्स ऑफ राइट होते हैं यहाँ पे सेक्शन 108 के, जैसा कि वहाँ पे अभी सेम है। फिर यहाँ पे सेक्टर खसरा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे सेक्टर खसरा बनाते हैं, वहाँ पे क्या बनाते हैं, विलेज खसरा बनाते हैं। और सेक्टर फील्ड बुक बनाते हैं जैसा कि उस फॉर्म में जैसे प्रिस्क्राइब है। फिर भू अधिकार पुस्तिका बनाते हैं 114 ए में। और फिर डिटेल्स ऑफ ऑल अनऑक्यूपाइड लैंड जो कि अंडर सेक्शन 233 है। फिर लैंड रिजर्व फॉर पब्लिक पर्पसेस सेक्शन 233 ए जो है वो यहाँ पे होता है, और डिटेल्स ऑफ डाइवर्टेड लैंड होती है, और अदर रिकॉर्ड एज मे प्रिस्क्राइब। तो दोनों थोड़े अलग हैं, थोड़ा कंपेयर कर लीजिए। कैसे यहाँ पे वाजिब उल हर्स और निस्तार पात्रक वाला कुछ यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे एक अलग चीज है लैंड रिजर्व फॉर पब्लिक पर्पसेस, एक अलग चीज यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे दोनों कंपेयर कर लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस थोड़ा अर्बन एरियाज के लिए ये थोड़ी एक दो चीजें अलग हैं, और वहाँ पे विलेज के लिए थोड़ा सा अलग था। वहाँ निस्तार पात्रक और वाजिब उल हर्स था, यहाँ पे लैंड रिजर्व फॉर पब्लिक पर्पसेस है। अब सेक्शन 114 ए है भू अधिकार पुस्तिका। तो यहाँ पे जो तहसीलदार है वो यहाँ पे जो भी भूमि स्वामी है जिसका नेम यहाँ पे एंटर है खसरा में और प्रिपेयर किया गया है अंडर सेक्शन 114 ए में, तो जो भू अधिकार पुस्तिका है रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ हिज होल्डिंग। तो जो भू अधिकार पुस्तिका है किसी भी होल्डिंग के रिस्पेक्ट में, किसी भी विलेज में, सेक्टर में, तो एज द केस भी, मतलब जो भी हो, तो शैल प्रोवाइड टू हिम इन सच फॉर्म ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे जो तहसीलदार है वो हर एक भू स्वामी का जिनका भी नेम है वहाँ पे खसरे में आता है, और जो प्रिपेयर किया गया अंडर सेक्शन 114 ए में। तो यहाँ पे भू अधिकार पुस्तिका बनाई जाती है और उस होल्डर को दी जाती है उस होल्डिंग्स के बारे में, ऑल ऑफ हिज होल्डिंग्स इन द विलेज और सेक्टर की उस सेक्टर के अंदर या उस विलेज के अंदर कितनी सारी होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे शो करती है, और वो प्रोवाइड कर दी जाती है उस पर्सन को उस फॉर्म में। और लेकिन कब दी जाती है, जब वो पेमेंट कर देता है उस फीस को जो प्रिस्क्राइब है। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे तहसीलदार है वो यहाँ पे हर एक भूमि स्वामी को यहाँ पे जिसका भी नाम यहाँ पे खसरा जो है प्रिपेयर किया गया है अंडर सेक्शन 114 में, उसको यहाँ पे भू अधिकार पुस्तिका दे देता है। और उसमें क्या होता है कि सारी होल्डिंग जो उसकी उस विलेज या सेक्टर में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और वो पर्सन को दे दी जाती है उस फॉर्म में। लेकिन उसके बाद कब, जब वो यहाँ पे पेमेंट कर देता है उस प्रिस्क्राइब फीस को।
और जो भू अधिकार पुस्तिका है वो यहाँ पे क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यहाँ पे टू पार्ट्स होती है, टू पार्ट बॉन्ड्स में होती है एज वन बुक, उसको यहाँ पे एक बुक बोला जाता है लेकिन टू पार्ट बॉन्ड होते हैं उसमें, विच शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज नेम प्रिस्क्राइब, तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर्स होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अब जो तहसीलदार है वो या तो इन ऑन इज ओन मोशन, मतलब तहसीलदार को अगर खुद अपने मन से अगर उनको लगता है, मतलब खुद के अकाउंट पे उनको लगता है तो भी वो कर सकते हैं, और या फिर किसी एप्लीकेशन ऑफ भूमि स्वामी, मतलब जो पर्सन है जो भूमि स्वामी है उसकी एप्लीकेशन पे भी आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, और जो भी उसके बाद वो इंक्वायरी भी करेंगे जो भी उनको ठीक लगता है, उसके बाद वो यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं किसी भी रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री को भू अधिकार पुस्तिका की। तो जो तहसीलदार है वो यहाँ पे खुद से भी कर सकता है या फिर कोई एप्लीकेशन करता है अगर भूमि स्वामी, तो उसके बाद इंक्वायरी करके और जो उनको ठीक लगता है उसके बाद करेक्ट कर सकते हैं किसी भी रॉन्ग को इनकरेक्ट एंट्री को भू अधिकार पुस्तिका में। तो भू अधिकार पुस्तिका आपको पता होगा वैसे भी जनरली हम बंदी बोलते हैं, यहाँ पे बहुत चलता है क्योंकि जो जमानत होती है जनरली, वो भी जमानत जो क्रिमिनल केसेस में लेते हैं, तो जनरली मैंने ये देखा है कि बंदी के ऊपर टिप लगा देते हैं, तो बंदी की डिमांड की जाती है, तो बंदी बोलते हैं भू अधिकार पुस्तिका को। और बाकी चीज़ों में भी जैसे किसी भी अगर हमें देखना होता है तो हम उसकी बंदी पहले मांगते हैं, जब भी किसी का हमें उसका रिकॉर्ड देखना होता है कि उसके पास कितनी ज़मीन है किसी भी विलेज या सेक्टर में। अब सेक्शन 115 देख लेते हैं, करेक्शन ऑफ रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्रीज इन लैंड रिकॉर्ड। अब जो भी है यहाँ पे सब डिवीजन ऑफिसर है वो यहाँ पे ओन मोशन, मतलब खुद से ही या फिर कोई एप्लीकेशन की किसी एग्रीड पर्सन ने, और उसके बाद वो क्या करता है यहाँ पे इंक्वायरी करता है जो भी उसको ठीक लगता है, वो तो फिर उसके बाद क्या कर सकता है, करेक्ट कर सकता है किसी भी रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री को, और ये किसी भी अनऑथराइज एंट्री को किसी भी लैंड रिकॉर्ड में जो कि प्रिपेयर किए गए हैं सेक्शन 140 में 114 में, अदर देन भू अधिकार पुस्तिका, भू अधिकार पुस्तिका को छोड़ के, क्योंकि भू अधिकार पुस्तिका को कौन वहां पे कर रहा था, तहसीलदार कर रहा था, हमने ऊपर ही पढ़ा है। तो भू अधिकार पुस्तिका को छोड़ के और जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और सच करेक्शन शैल बी ऑथराइज बाय हिम। सॉरी, ऑथेंटिकेटेड बाय हिम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कुछ रॉन्ग वगैरह हो गया उसको कौन सही कर सकता है, तो यहाँ पे एसडीओ याद रखिएगा। एसडीओ या तो खुद के ऑन मोशन पे, मतलब ऑन अकाउंट पे भी कर सकता है, या फिर कोई एग्री पर्सन है उसकी एप्लीकेशन पे भी कर सकता है, लेकिन इंक्वायरी करने के बाद करेक्ट कर सकता है किसी भी एंट्री को। लेकिन क्या होता है कि अदर देन भू अधिकार पुस्तिका, क्योंकि भू अधिकार पुस्तिका वो तहसीलदार कर रहा था या कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को, और जो करेक्शन होगा वो भी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम होना चाहिए, मतलब वो ऑथेंटिकेट भी करेगा। और provided that no action shall be initiated for correction of any entry pertaining to a period prior to 5 years without the sanction in writing of the collector। अब क्या होता है कि अगर कोई भी करेक्शन करना है यहाँ पे, तो करेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक्शन तब नहीं लिया जा सकता करेक्शन का अगर वो जो करेक्शन करना है वो 5 साल से पहले का है, मतलब अगर 5 साल से पहले का कुछ भी यहाँ पे करेक्शन करना है कुछ भी तरीके का, तो यहाँ पे तब तक नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे सेंशन नहीं ले लेते इन राइटिंग का कलेक्टर से, मतलब कलेक्टर का यहाँ पे इन राइटिंग में सेंशन चाहिए, तभी उसके बाद यहाँ पे ये एंट्रीज वगैरह को करेक्ट किया जा सकता है, अगर वो 5 साल पुरानी है तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता सब सेक्शन 1 में विदाउट गेटिंग अ रिटर्न रिपोर्ट फ्रॉम द तहसीलदार कंसर्न, तो जब तक यहाँ पे तहसीलदार की रिटर्न रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता। और गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड, और जब तक कि सारी पार्टी जो भी इंटरेस्टेड है उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया था, प्रोवाइडेड दैट वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व द सब डिविजन ऑफिसर शैल सबमिट द केस टू द कलेक्टर। अब यहाँ पे कोई अगर ऐसी एंट्री सही करना है, ऐसा कुछ करेक्शन करना है जहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो उस केस को सबमिट कर देगा, कलेक्टर को कर देगा। अब जो भी रिसीव होता है, ऑन रिसीप्ट ऑफ केस अंडर सबसेक्शन 2 द कलेक्टर शैल मेक सच इंक्वायरी एंड पास सच ऑर्डर्स एज डी। अब जब भी कोई केस यहाँ पे सबसेक्शन 2 में कलेक्टर के पास आ गया, मतलब जो गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व थी, तो उसके बाद कलेक्टर जो है वो इंक्वायरी करेगा और यहाँ पे पास कर देगा वो ऑर्डर जो भी उसको ठीक लगता है। अब सेक्शन 116 है वो रिपील हो चुका है। सेक्शन 117 है प्रिजम्पशन एज टू एंट्रीज इन लैंड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन आपने पढ़ा ही होगा, प्रिजम्पशन मतलब होता है कि मान के चलना कोई चीज, यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने देखा ही होगा। तो प्रिजम्पशन ऑफ एंट्रीज, प्रिजम्पशन एज टू एंट्रीज इन लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है सेक्शन 170। तो जो भी एंट्रीज यहाँ पे बनाई जाती हैं इस चैप्टर में किसी भी लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड, उनको यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो करेक्ट है जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं कर दिया था, तब तक यहाँ पे उसको क्या माना जाएगा, तो यहाँ पे शैल प्रिज्यूम, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से मेल मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ होता है।
तो ये सेल्फ रिज्यूम है। मतलब यहाँ पे मान के ही चला जाएगा, जब तक यहाँ पे कुछ कॉन्ट्ररी कोई अपोजिशन प्रूव नहीं कर देता तब तक यहाँ पे ये मान के चला जाएगा कि जो भी यहाँ पे एंट्रीज हैं वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर सेक्शन 118 टू 119 जो है वो रिपील हो गए हैं। अब 120 लेते हैं, तो 120 मतलब 120 जो है वो है रिक्विजिशन ऑफ असिस्टेंस इन प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। तो जो भी यहाँ पे रूल्स में किए गए हैं इस कोड के अंदर में, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के द्वारा, नगर सर्वेक्षक के द्वारा, या फिर पटवारी के द्वारा, वो यहाँ पे जब भी पर्पस ऑफ प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पे, या रिवाइज कर रहा है किसी मैप और प्लान को जो भी रिक्वायर्ड था यहाँ पे, या फिर इन कनेक्शन ऑफ एनी रिकॉर्ड और रजिस्टर जो भी इस चैप्टर में था, तो वो यहाँ पे कॉल कर सकता है होल्डर को ऑफ लैंड को, या फिर एनी होल्डर ऑफ द प्लॉट इन आबादी पॉइंट आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ हिज लैंड और प्लॉट। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि जब भी यहाँ पे कोई पर्सन है, रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, नगर सर्वेक्षक, पटवारी जो भी है यहाँ पे, अगर उसे यहाँ पे प्रिपेयर करना है या रिवाइज करना है किसी मैप प्लान जो भी यहाँ पे है, जिसका करेक्शन जो भी मतलब जो भी कनेक्शन है यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड या रजिस्टर ऑफ राइट से रिलेटेड इस चैप्टर में, तो वो यहाँ पे कॉल कर सकता है किसी भी होल्डर ऑफ लैंड को, या फिर एनी होल्डर ऑफ प्लॉट आबादी वगैरह को। उसके बाद वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकता है बाउंड्रीज को उस लैंड और प्लॉट के लिए। अब सेक्शन 121 है वो भी रिपील हो गया। अब सेक्शन 122 देख लेते हैं। तो 122 है एग्जम्पशन फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके डायरेक्ट कर सकती है इस चैप्टर में, या फिर कोई प्रोविजंस है इसमें वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी किसी स्पेसिफाइड लोकल एरियाज में, या फिर किसी लैंड जो भी, या फिर किसी क्लास ऑफ विलेज और लैंड। मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर इस चैप्टर को एग्जाम कर सकती है, और प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जो है उनको एग्जाम कर सकती है किसी भी स्पेसिफाइड लोकल एरिया के लिए, या फिर किसी लैंड के लिए, या फिर किसी क्लास ऑफ विलेजेस और लैंड के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन भी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट चाहे। अब सेक्शन 123 है यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कोड। तो जब तक कि यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है विलेजेस के लिए मध्य भारत या भोपाल, विंध्य प्रदेश और सिरोंज रीजन का जो है वो प्रिपेयर नहीं हुआ था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 108। तो जो जमाबंदी है और खतौनी है इन सच विलेज फॉर एग्रीकल्चर ईयर एज स्टेट गवर्नमेंट may notify shall for the contain the particular specified in section 108 shall deemed to be the record of rights for that village। तो क्या होता है कि जब तक यहाँ पे मध्य भारत के लिए भोपाल और विंध्य प्रदेश और सिरोंज जो रीजन है वहाँ पे उन जगह जो है, जब तक वहाँ के लिए जो है जो भी प्रोविजन है सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह प्रिपेयर नहीं हो जाते, तब तक की उनकी जो जमाबंदी है और खतौनी है उन विलेजेस के लिए एग्रीकल्चर ईयर जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके अपॉइंट किया है, मतलब स्पेसिफाई किया है, वो यहाँ पे जो है वो सेक्शन 108 के लिए डीम टू बी लैंड रिकॉर्ड्स मान लिया जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मान लिया जाएगा उस विलेज के लिए, जब तक यहाँ पे मतलब उनको अलग से यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं रहता। मतलब कोई जो ये मतलब मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, जो ये चार रीजन बताए हुए मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश और सिरोंज, वहाँ पे जब तक यहाँ पे 118 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर नहीं हो जाते, तब तक क्या होता है कि जो उनकी जमाबंदी और खतौनी में जो रिकॉर्ड्स हैं किसी एग्रीकल्चर ईयर जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, उसमें यहाँ पे डीम टू बी रिकॉर्ड ऑफ राइट मान लेंगे। और फिर जमाबंदी और खतौनी जो रेफर की गई सबसेक्शन 1 में, वो पब्लिश किया जाएगी इन द विलेज इन सच मैनर एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कलेक्टर। और जो जमाबंदी और खतौनी जो सब सेक्शन 1 में रेफर की गई है उसको पब्लिश किया जाएगा उस विलेज में उस मैनर में जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है कलेक्टर के द्वारा। और जो भी ऑब्जेक्शन यहाँ पे फाइल किए जाते हैं किसी भी एंट्री में जमाबंदी और खतौनी के, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तहसीलदार के द्वारा उस मैनर और मतलब उस मैनर में जैसे प्रिस्क्राइब है। तो मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्शन फाइल किए जाते हैं जमाबंदी और खतौनी के में जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट, तो उनको तहसीलदार डिस्पोज ऑफ करेगा उस मैनर में जैसे प्रिस्क्राइब हो। फिर जो जमाबंदी है किसी विलेज की महाकौशल रीजन में फॉर द एग्रीकल्चर ईयर 1954 से लेकर 1955 को, वो यहाँ पे शैल कंटिन्यू टू बी डीम टू बी द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मानेंगे।
of such village until the record of right is prepared in accordance with the provisions of section 108. तो अब जो जमाबंदी है यहाँ पे महाकौशल रीजन के लिए, तो उनका जो एग्रीकल्चर ईयर 1954 से लेकर 1955 का जो था, वो उसको यहाँ पे कंटिन्यू मानेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उस विलेज के लिए, जब तक कि यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो प्रिपेयर नहीं कर दिए जाते इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर जब तक वो प्रिपेयर नहीं कर दिए जाते, जैसा हमने ऊपर देखा सेम यहाँ पे वही मतलब महाकौशल रीजन के लिए अप्लाई होता है, उनके लिए एग्रीकल्चर ईयर होगा लेकिन 1954 से लेकर 1955, तो उनको यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट मान लेते हैं जब तक कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं जाते। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।